साजिशों का कोई चेहरा नहीं होता और हादसों पर किसी का पहरा नहीं होता। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। आज जो सच्ची कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं उसमें नाम बदले हुए हैं, लेकिन जो किरदार हैं वो हम सभी के परिवार में मिल जाएंगे। मोरलेस आपके आसपास तो यकीनन मिल जाएंगे। इस तरह के अपराध किसी के भी साथ हो सकते हैं, इसलिए इस कहानी को गौर से सुनिएगा और सुरक्षित रहिएगा। अखबार खुद को अपडेट रखने के लिए आज भी करोड़ों लोग इस पर भरोसा करते हैं। शादी वादी के लिए भी अखबार और मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स का सहारा लेते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है। गलत है बंद आंख करके किसी पर भरोसा करना और अपना सब कुछ उसके लिए दांव पर लगा देना। और फिर शुरू होता है बर्बादी का एक नया अध्याय जो आपकी जिंदगी को किसी और दिशा में मोड़ देता है। आज की सच्ची कहानी सुनाने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां जो भी क्राइम की घटनाएं बताई जाती हैं उससे आप खुद को अलर्ट रख सकते हैं और ये सब सत्य हैं, ये सब हो चुका है। इसलिए आपसे गुजारिश है इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लें। उत्तर प्रदेश के कानपुर का गीता नगर इलाका, ऋतु नाम की एक उच्च शिक्षा प्राप्त महिला बहुत अच्छी जिंदगी जी रही थी। बड़े नाजों से पाली पोसी गई थी, बहुत अच्छी संस्कारवान महिला। पिता ने जब वो उम्र शादी की हुई तो पिता ने शादी के लिए बातचीत की और अपनी बेटी के लिए एक बहुत बढ़िया रिश्ता ढूंढा। मतलब जैसी बेटी वैसा रिश्ता। अब शादी हुई, 1 साल तक सब ठीक रहा, एक प्यारी सी बेटी भी जन्म ली। लेकिन उसके बाद बेटी के होने के बाद पति के साथ मतभेद शुरू हो गए। हालत यह हुआ कि ससुराल में रहना दूभर हो गया और वो मायके चली आई। हर माँ बाप अपनी बेटी का परिवार हंसता खेलता चाहते हैं और ऋतु जब गुस्से में मायके आई तो पापा मम्मी ने समझाया कि बेटा ससुराल में परिवार के साथ रहो। समझा बुझाकर उसको वापस भेजा। दामाद को भी समझाया, गिले शिकवे दूर करने की कोशिश की, गृहस्थी गाड़ी पटरी पर आ जाए ये कोशिश की। ऋतु ने भी ट्राई किया लेकिन बात जमी नहीं और फिर उनका तलाक हो गया। 20 साल की पहले की बात है तो स्वाभाविक सी बात है ऋतु तलाक के बाद अपनी बेटी को लेकर मायके आ गई और यहां रहने लगी। अब चूंकि उसने पढ़ी लिखी होने के नाते अपने आप को उसको साबित भी करना था कि वो कहीं से गलत नहीं थी, तो उसने अपनी बेटी को अच्छी तालीम देने के लिए और खुद को स्थापित करने के लिए एक रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस शुरू किया। थोड़े बहुत पैसे उधार लिए, कुछ साल मेहनत की, जमकर मेहनत की और उसकी अच्छी कमाई होने लगी। ऋतु की बेटी भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और वो अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा भविष्य देना चाहती थी। उसकी बेटी मुंबई पहुंच चुकी थी और एक नामी इंस्टीट्यूट से MBA कर रही थी। ऋतु की उम्र अब तकरीबन 46-47 साल हो चुकी थी और वो अपनी जिंदगी के हिसाब से, मतलब उस उम्र में आने के बाद उसको एक कमी महसूस होने लगी जीवन साथी की। अब उसने वैवाहिक विज्ञापन जो होते हैं ना, मैट्रिमोनियल साइट्स पे, अखबारों पे, वहां पर नवंबर 2013 में अपना रजिस्ट्रेशन किया। अब वैवाहिक विज्ञापनों की साइट पर एक प्रोफाइल दिखी राजीव यादव की। करीब 58 साल का राजीव यादव अपने पर्सनल डिटेल में खुद को IPS बताता है और एक अच्छी जीवन संगनी की वो भी तलाश कर रहा था। राजीव रोज आना, मतलब अपनी मनपसंद महिला के लिए इधर उधर तलाश करता रहता था और उसकी सर्च में ही ऋतु की प्रोफाइल आ गई। अब ऋतु को जैसे ही उसने देखा तो ऋतु को उसने ईमेल भेज दिया और मिलने की इच्छा जाहिर की। ऋतु ने अपना मोबाइल नंबर, चूंकि वो IPS बता रहा था, ऋतु ने अपना मोबाइल नंबर उसको दिया और राजीव यादव ने कहा कि ठीक है भाई, मेरी पोस्टिंग जो है अभी नॉर्थ ईस्ट इलाके में मिजोरम में है और मैं वहां पे DIG पद पर हूं और अकेला रहता हूं। और ऋतु को उसको भरोसा दिलाया कि उसकी बाकी की जिंदगी बहुत अच्छी कटने वाली है क्योंकि वो अकेला है, कोई नहीं है। ऋतु ने भी अपने बारे में परिचय दिया, अपनी बेटी के बारे में बताया जो मुंबई में पढ़ रही है। राजीव ने उसकी बेटी को अपनाने के लिए हामी भर दी। मतलब चीजें इतनी स्मूथ हो गई कि ऋतु को लग ही नहीं रहा था कि अरे इतने आसानी से कोई इतना अच्छा व्यक्ति मिल जाएगा मेरे जीवन के इस पड़ाव पर।
फोन पे बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका था। राजीव ने इस दौरान बताया कि जब वो परिवार की बात होने लगी तो उसने बताया कि जब वो छोटा था तो माँ बाप गुजर गए। एक भाई था जो कि भारतीय सेना में ब्रिगेडियर था, उसकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में थी, वो भी एक बम विस्फोट में गुजर गया। अब ये सारी चीजें भी सिंपैथी गेन करी उसने, बहुत अच्छे से बात की। फाइनली शादी तय हो गई। उन्होंने तय किया कि 13 दिसंबर 2013 को शादी कर लेंगे। अब राजीव यादव का कहना था कि मिजोरम से 13 दिसंबर को वो 13 या 12 तारीख को ही कानपुर पहुंच जाएगा और परिवार के नजदीकी लोगों के साथ ही एक सादे समारोह में शादी हो जाएगी। और ऋतु भी यही चाहती थी क्योंकि दूसरी शादी थी और उम्र का जो पड़ाव था वो बहुत दिखावा नहीं करना चाहती थी। तो ऋतु ने कहा कि ठीक है, ये बढ़िया रहा, 13 तारीख को शादी करेंगे, छोटा सा एक जो है गेट टुगेदर रहेगा। 10 दिसंबर शादी से 3 दिन पहले राजीव का फोन आता है ऋतु के पास। बातचीत के दौरान उसने बताया 10 तारीख को कि मेरा जो पर्स है ना वो कहीं गिर गया है और उसमें एटीएम कार्ड था, बाकी सारी चीजें थी। ऋतु मैं जो है क्या नाम है बहुत परेशान हूँ उन चीजों से लेकर। ऋतु को लगा कि यार ये तो सही में कोई मैटर है। उसने कहा कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अपना एटीएम कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कम से कम जो है इसको एफआईआर तो दर्ज करा दो या फिर जो है तहरीर डाल दो और एटीएम कार्ड को ब्लॉक करवा दो भाई, ऐसे थोड़ी ना जो है छोड़ दोगे। राजीव ने कहा हाँ ये बात एकदम सही कही तुमने, मैं अभी इसको ब्लॉक करवाता हूँ। अब ऋतु ने अपने होने वाले पति को यह सुझाव दिया था। अब राजीव के पास ये सूचना तो आ गई, लेकिन इस सूचना के पीछे ही कहानी शुरू होने जा रही है, ध्यान दीजिएगा। दोनों रोजाना फोन पर बातचीत करते थे। मोबाइल पर्स उसका गिर चुका था। 10 तारीख की बात है, 13 को शादी होने वाली है और ऋतु उस पर आंख मूंद कर विश्वास कर रही थी। 2 दिन बचे हुए थे। 2 दिन में एक दूसरे से वो पहली बार मिलते, पहली बार जो है एक दूसरे के साथ, मतलब वीडियो कॉल पे मिल चुके थे लेकिन नॉर्मल नहीं मिले थे, तो मिलते और बातचीत होती। अब 2 दिन जो है बहुत जल्दी जल्दी बीते, इसी इंतजार ही हो रहा था। राजीव यादव अचानक से एक दिन पहले एक फोन करता है जिसको सुनकर ऋतु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। 11 दिसंबर 2013 राजीव ने ऋतु को फोन करके कहा, ऋतु हेलो, मेरे साथ एक वाकया हो गया है। कल रात बदमाशों से हुई एक मुठभेड़ में मेरे पैर में गोली लग गई है। इसके अलावा मेरे कूल्हे की हड्डी में भी एक फ्रैक्चर हो गया है। इस समय मैं मिजोरम के एक प्राइवेट अस्पताल में हूँ। अब कोई भी ये खबर सुनेगा तो घबराएगा। ऋतु भी घबराई, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। राजीव ने तुरंत बोला, परेशान मत हो, चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। अभी मैं यहाँ पे हूँ और मेरा इलाज शुरू हो चुका है, अस्पताल में हूँ चूंकि, और तुमको पता है कि मेरा जो पर्स था वो गिर गया है, कुछ पैसों की ज़रूरत होगी, संभव हो तो कुछ ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देना और ठीक होने के बाद विभाग से सारा पैसा मिलेगा, वो मैं तुम तक पहुँचा दूंगा। अब ऋतु का दिमाग काम करना बंद कर गया। तुरंत राजीव ने अपने बॉडीगार्ड का अकाउंट नंबर मैसेज कर दिया। अब बोला इसमें डाल दो। अब बॉडीगार्ड के अकाउंट में ऋतु ने जो है जैसे ही उसने मैसेज डाला, तुरंत उसमें उसी समय उसके पास 75,000 रुपए थे। उसने तुरंत ऑनलाइन ट्रांसफर किया कि इसको भैया ले जाके वहां पे हॉस्पिटल में जमा कर दो। अब चूंकि राजीव उसका होने वाला पति था, इसलिए उसका सारा ध्यान इस तरफ था कि कहीं कोई दिक्कत ना हो, कहीं कोई तकलीफ ना हो, कहीं कोई परेशानी ना हो। और वो बहुत उथल पुथल में थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था। वो तुरंत निकल के उससे मिलना चाह रही थी लेकिन वो मिलने जा नहीं पा रही थी क्योंकि राजीव का कहना था कि जो है मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे अभी बहुत हालत मेरी ठीक नहीं है और तुम अब परेशान मत हो, लेकिन मैं सही जगह पे हूँ। 19 तारीख आ गई। राजीव ने फोन करके कहा हालत ठीक नहीं हो रही है, चेन्नई जाना पड़ रहा है, अपोलो में भर्ती होऊंगा और वहाँ पे ऑपरेशन होगा और मोटा खर्चा आ सकता है, प्लीज उसको भी बियर करो। ऋतु ने कहा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अपना ख्याल रखो, मैं पैसा भेज रही हूँ। और तुरंत उसने जो खाता नंबर दिया था उसमें उसने करीब 4 लाख रुपए जमा करवा दिया। अब 13 तारीख की शादी थी। 13 तारीख की शादी से पहले ये एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद फिर 19 तारीख तक आते आते स्थिति ये हो गई कि बात ही नहीं बन रही थी और 2013 बीत गया, दिसंबर 2014 आ गया
और राजीव को देखने जाने की जब भी बात होती थी तो उसके बॉडीगार्ड या किसी से बात होता था, वो बोलता था मैम कोई भी जो है आपको अलाउ नहीं करेगा, यहाँ पे अंदर किसी को अलाउ नहीं किया जा रहा, मैं आपको बताता रहूँगा, सारी चीज़ें बताते रहेंगे, चिंता मत कीजिएगा, जो भी हो सकेगा वो हम सब लोग कर रहे हैं, आप परेशान मत होइए, राजीव सर ठीक है। और फिर राजीव से भी फ़ोन पे बात करा देता था कि हाँ ठीक है, मैं ठीक हूँ, चल रहा है, इलाज चल रहा है, सब कुछ ठीक है और मैं ठीक हो रहा हूँ, सारी चीज़ें हो रही हैं, तुम परेशान मत होना, तुम्हारा सारा पैसा मैं वापस कर दूंगा, आप एकदम निश्चिंत रहो, मैं जो है ठीक होकर वापस आता हूँ। वो भी कहती है आप अपना ख्याल रखो, चिंता मत करो, मैं हूँ, मैं सब कुछ देख लूंगा। एक दिन उसने दोबारा फोन किया राजीव ने, और राजीव ने कहा कि रितु मेरे दोस्त हैं अजय सिंह यादव, यहीं पर डीआईजी हैं, मैं उनका एक आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट नंबर दे रहा हूँ, उस पर तुम कुछ पैसे भेज सकती हो, वो पैसे भेज दोगी तो वो जो है ठीक तरीके से वो वहाँ पहुँचा देंगे जहाँ पहुँचाना है। अब 12 तारीख को से लेकर 12 दिसंबर, जब 13 को शादी थी, 12 से लेकर फरवरी आ जाता है, रितु ने अलग अलग बैंक अकाउंट में करीब 24 लाख रुपए राजीव को दिए। अब राजीव जो है वो अलग अलग चीजें बताता रहता था, मैं चेन्नई हूँ, मुझे अब हैदराबाद भेजा जा रहा है अपोलो अस्पताल में। अब राजीव की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ने की बात सुनकर रितु को और चिंता होने लगी। अब उनको लगा कि भैया मुझे जाकर देखना ही देखना है। फिर उन्होंने एक प्लान किया और फरवरी 21 को वो निकली और सीधे कहाँ पहुंची, हैदराबाद के अपोलो अस्पताल। अपोलो अस्पताल जब वो पहुंची तो वहां गई तो उन्होंने पूछा भाई राजीव यादव आईपीएस यहाँ पे भर्ती हैं? पता चला कि कोई राजीव यादव नहीं भर्ती है भैया, कोई पुलिस अधिकारी यहाँ भर्ती ही नहीं है। जब राजीव यादव ने उसे उसी अस्पताल में भर्ती होने की बात कही थी तो वो गया कहां, ये बात रितु के दिमाग में चलनी शुरू हो गई। जब वो अस्पताल में नहीं तो कहां गया, उसका फोन लगा रही है, फोन स्विच ऑफ जा रहा है, फोन स्विच ऑफ जा रहा है, फोन स्विच ऑफ जा रहा है। अब चाह कर भी हैदराबाद पहुंचकर भी रितु उनसे नहीं मिल पाई। अब रितु ने क्या किया, करना क्या था, कानपुर लौट आई, फ्लाइट पकड़ी, वापस आ गई। घर लौटने के बाद राजीव ने फिर फोन किया। जब फोन किया तो राजीव ने जो है, जब उन्होंने बताया कि मैं हैदराबाद गई थी, वहां पे नहीं मिले आप, क्या था, तो राजीव ने कहा कि भैया मैं सुरक्षा कारणों से दूसरे नाम से मुझे अस्पताल में भर्ती किया गया है और तुम ऐसे थोड़ी ना मुझसे आके मिल सकती हो, मुझे पहले बताई होती तो मैं कुछ व्यवस्था करता। और उसके बाद फिर उसने पैसे की डिमांड की। अब जब उसने पूछा किस नाम से भर्ती हो तुम अस्पताल में, ये तो बताओ, यार वो नहीं बता सकता सुरक्षा कारणों से, तुम प्लीज पैसे भेजो और मैं जो है चीजें यहाँ हो रही हैं। अब राजीव की बातों पर रितु को होने लगा शक। उसने राजीव को आईसीआईसीआई बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, कॉरपोरेशन बैंक, सब जितने भी खाते दिए थे सब में पैसे भेजे थे। अब उसने क्या किया, उसने पता लगाना शुरू किया कि भैया ये खाते हैं किसके, क्या नाम है, कहाँ पे हैं ये खाते। तो उसने जब पता लगाना शुरू किया तो पता चला कि अजय सिंह यादव नाम का एक बंदा है जो कि ग्रेटर कैलाश, दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 में रहता था, उसका कॉरपोरेशन बैंक का खाता है। अमित चौहान नाम का एक बंदा है जो नोएडा के पास में एक छलेरा गांव है, उसका एक अकाउंट नंबर था। जिस वोडाफोन से राजीव यादव बात करता था वो भी अमित चौहान के नाम पर था। अब 26 फरवरी आती है, रितु को राजीव यादव ने फोन करके बताया कि अस्पताल से वो डिस्चार्ज हो रहा है और डिस्चार्ज होने के कुछ दिनों बाद वो जो आईएएस एकेडमी मसूरी में है वहां भेजा जाएगा और वो इंस्ट्रक्टर के रूप में काम करेगा, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी जो है इस तरीके की हो रखी है। राजीव ने अस्पताल का बिल चुकाने के लिए कुछ और पैसे भेजने के लिए कहा। रितु अब तक 25-25 लाख रुपए दे चुकी थी। अब रितु ने कहा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने फोन पे कहा कि पैसे तो है नहीं, अभी तो हम खुद ही माली हालत कमजोर हो गई है, तुमको मैंने बहुत सारे दे दिए हैं, अब मैं कहाँ से पैसे की व्यवस्था करूँ, कुछ समझ नहीं पा रहा है, तुम अपने आईपीएस दोस्तों में से किसी से लो, बाकी तो मैंने जो है तुमको दे ही रखे हैं। जब ये सब बात हुई तो क्या हुआ, राजीव यादव ने फोन अपना स्विच ऑफ कर लिया और फिर फोन स्विच ऑन नहीं हुआ। अब 25 लाख रुपए उसके रितु के जा चुके थे और जब उसको जो है समझ में आ गया कि मैं जो है ये पैसे वाकई कहीं फ्रॉड हो गया है और कुछ बड़ा फ्रॉड हो गया है मेरे पास, तो अब वो दिमाग दौड़ाने शुरू कर दिए रितु ने। उसने कहा यार ये क्या हो रहा है। उसने जो पते निकलवाए थे दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 का, वहां गई,
जहां पे उसने पैसे ट्रांसफर किए थे, तो पता चला कि भैया यहाँ पे राजीव ने अजय यादव को मिजोरम का डीआईजी बताया था, लेकिन पड़ोसियों से जब बात हुई तो पता चला यहाँ कोई पुलिस अधिकारी नहीं रहता, एक भी पुलिस वाला यहाँ नहीं रहता, कोई भी बड़ा अफसर नहीं रहता। तुरंत वो कहां पहुंची? दिल्ली के क्राइम ब्रांच। और उस समय जो पुलिस आयुक्त थे रविंद्र यादव, उनसे मिली और पूरी घटना के बारे में उन्होंने बताया। रविंद्र यादव ने मामला को गंभीरता से लिया और उन्होंने रितु को क्राइम ब्रांच के जो उस समय उपायुक्त थे भीष्म सिंह, उनके पास भेज दिया। डीसीपी के निर्देश दिए कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। अब रितु की शिकायत पर क्राइम ब्रांच थाने में मार्च 7 को राजीव यादव, अजय यादव और अमित चौहान के नाम पर धोखाधड़ी का एक रिपोर्ट दर्ज किया गया। एसीपी होशियार सिंह थे, उनके नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और जिस नंबर से रितु से बात करता था अजय, वो नंबर पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल निकलवाई और कॉल डिटेल के आधार पर उसने ये पता लगाने की कोशिश की कि राजीव यादव किन किन नंबरों पर ज्यादा बात करता था और किन किन खातों में राजीव ने जो पैसे जमा कराए थे 25 लाख, उनके पीछे कौन कौन लोग हैं। सारी जांच पड़ताल शुरू हो गई। इस जांच पड़ताल में ये जानकारी मिली कि राजीव यादव का असली नाम अजय यादव है, अजय यादव। और जिस अमित चौहान को उसने अपना बॉडीगार्ड बनाया था वो उसका ड्राइवर है। और खुफिया तरीके से जब जांच में पता चला कि अमित चौहान नोएडा के छलेरा गांव का रहने वाला है और अजय यादव दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 का, ये दोनों अपने अपने घरों से फरार थे। उनकी तलाश मुखबिर लोग करना शुरू कर दिए। पुलिस के पास केस था। 21 मार्च 2014 को पुलिस की टीम को सूचना मिली कि अजय यादव एक अपनी होंडा सिटी कार से गुड़गांव जा रहा है। खबर मिलते ही पुलिस की टीम ने बॉर्डर पर उसको घेर लिया और जैसे ही होंडा सिटी कार रुकी, पुलिस ने चारों तरफ से आकर शीशा उतरवाया। ड्राइवर ने शीशा उतारा और शीशा उतारते ही बोला, क्या पता नहीं है गाड़ी किसकी है? पुलिस वालों को पहले से ही पता था कि ये गाड़ी किसकी है और कौन फरार, कौन आरोपी यहां पे बैठा हुआ। पुलिस वाले ने कहा, नहीं बताओगे तो पता कैसे चलेगा भाई, कौन किसकी गाड़ी है? डीआईजी साहब बैठे हुए हैं अंदर। ड्राइवर ने फिर बोला, ऐंठ कर। इस पर पुलिस ने कहा कि भाई ठीक है, डीआईजी साहब बैठे हुए हैं तो पीछे का शीशा उतरवाया। सर अपना कोई कार्ड वार्ड दिखा दीजिए, कुछ बता दीजिए हमें। तो अब उसने, जो पीछे बैठा हुआ शख्स है, वो खुद को डीआईजी इंटेलिजेंस ब्यूरो बताता है। जो उस समय पुलिस वाले थे उन्होंने कहा कि ठीक है अजय जी, आप जो है अपना कार्ड वार्ड दिखाए। कार्ड वार्ड नहीं है, ठीक है, थाने चलिए। थाने की बात हुई तो पुलिस वाले सब उनको लेकर सीधे क्राइम ब्रांच ऑफिस पहुंच गए। अब क्राइम ब्रांच ऑफिस जब वो लोग पहुंचे तो पुलिस अपने रंग रूप में आ गई और उन्होंने जब अपने तरीके से पूछताछ की तो अजय यादव उर्फ राजीव यादव और अमित चौहान ने जो खुलासे किए वो बड़े ही दिलचस्प थे और उनकी एक अपनी ही कहानी है। अजय यादव जो थे वो बहुत अच्छे परिवार से था। उसके पिता आईएएस ऑफिसर थे और वो चूंकि प्रतिष्ठित परिवार से अजय आता था, लेकिन ठग कैसे बना, मतलब ये एक दिलचस्प कहानी निकलकर सामने आ गई। अजय यादव के पिता का नाम था अजय सिंह यादव, उसका पूरा नाम था। उनके पिता का नाम था जयनारायण सिंह। वो एक आईएएस अधिकारी थे और दिल्ली में ही पोस्टेड थे। और दिल्ली में होने की वजह से अजय ने भी अच्छी तालीम हासिल की। किरोड़ीमल कॉलेज से उसने ग्रेजुएशन किया था। पिता चाहते थे कि अधिकारी बने, लेकिन अजय के पास कोई हुनर नहीं था, कोई तैयारी नहीं थी, तो वो कुछ नहीं बन पाए। तो पिता ने आईएएस जो थे जयनारायण सिंह जी, उन्होंने उसकी एक नौकरी लगवा दी प्रवर्तन अधिकारी के तौर पर। अजय ने नौकरी की, लेकिन कहते हैं ना कि आसानी से कुछ मिल जाता है तो उसकी कद्र नहीं होती है। तो अजय को जो उस नौकरी से पैसे मिलते थे उसके लिए उसका कोई मतलब ही नहीं था। उसने क्या किया, उसने आसानी से लगी इस नौकरी को 5-6 साल किया और उसके बाद उसने नौकरी छोड़। उसका मानना था कि भाई बिजनेस में मोटी कमाई है, नौकरी वोकरी से कुछ नहीं बनेगा।
और इसलिए उसने क्या किया, उसने अपना बिजनेस जमाया। अब पापा ने मना किया था, इसके बावजूद उसने इधर उधर से पैसे लिए, और चूंकि उसके पास कई जो है सगे संबंधी थे जो पैसे दे सकते थे, तो उसने एक जो है बहुत बड़े ब्रांड का रिफाइंड तेल होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशनशिप ले लिया। राजस्थान में उसने अपना कारोबार शुरू किया। लेकिन भाई काम करना पड़ता है, किसी भी काम करने के लिए काम होता नहीं था उससे, घाटा हुआ, कारोबार बंद हो गया। अब अजय को फिर कुछ समझ नहीं आया अब क्या करूं। अब चूंकि कुछ लिंक्स थे, राजनीतिज्ञों से भी कुछ अच्छे लिंक्स थे, तो उसने क्या किया, उसने केंद्र सरकार के जो तत्कालीन कृषि मंत्री थे वो उनका पीए बन गया, और बहुत सारे अधिकारियों से उसकी मुलाकात होती रहती थी। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बात करना और उनकी काम करने की शैली, वो सब देखता था, हमेशा वो करता था, तो अजय ने वो सब सीख लिया। अब उम्र हो चली थी शादी की, तो शादी भी उसकी अच्छे परिवार से रिश्ते आते थे क्योंकि आईएएस का बेटा था। तो फिर राजस्थान सरकार के जो उस समय गृह मंत्री थे उनकी बेटी से उसकी शादी हुई। सोचिए आप। अब कॉलेज के दिनों से ही खर्चीली लाइफस्टाइल का शौकीन रहने वाला अजय मंत्री का पीए बना, और जो कमा रहा था उससे कोई संतुष्टि नहीं। उसने मंत्री के पीए वाली नौकरी भी छोड़ दी। दिल्ली में ब्लू लाइन बसें उस समय चलती थी, वो भी चलवाई, लेकिन उसकी मेंटेनेंस में जो पैसे लगते थे तो उसने वो बसें भी बेच दी। तो 1990 के आसपास की बात बता रहा हूं आपको। तब जो है ना, उसका एक बंगला देहरादून में था, वहां पे उसको उसने होटल में बनाया, लेकिन होटल बनाने के बावजूद वहां से जो पैसे आते थे उससे भी वो परेशान था क्योंकि उसके खर्चे ज्यादा थे, आमदनी कम थी, और उसने वो भी बंद कर दिया। मतलब उसने हर वो चीज अपनाई जहां पे उसने अपने पिता के रसूख को खूब भुनाया, और धीरे 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 उसको तमाम तरीके की बीमारियों ने भी घेर लिया। शुगर हो गया, बीपी हो गया, और भी तमाम बीमारियां हो गई। पैसा नहीं था, बेरोजगारी थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था अब क्या काम करे जिससे जो है उसका खर्चा भी निकलता रहे, मोटी कमाई भी होती रहे, और उसको कहीं भी जो है जाने आना ना पड़े। उसी समय उसने मैट्रिमोनियल देखा, और चूंकि तलाकशुदा उच्च परिवार की कई लड़कियां, महिलाएं वो जब वहां पे दिखती थी तो वो ठगने के लिए वहां पे उसने भी अपना एक प्रोफाइल बना लिया, और उस प्रोफाइल में अपना नाम बदल कर रख लिया राजीव यादव, और अपनी जगह किसी और की फोटो लगा दी। और नोएडा छलेरा गांव के रहने वाले एक युवक अमित चौहान को उसने तनख्वाह पे रख लिया अपने यहाँ पे, और उसमें उसको जो है, अमित को जो है वो अपना बॉडीगार्ड बना लिया, और खुद को आईपीएस अफसर बना के मिजोरम में डीआईजी पद पर तैनात कर दिया। अब आकर्षक प्रोफाइल थी, उसको देखकर रितु जैसी कई लड़कियां उसके जाल में फंसी। रितु से उसने 25 लाख रुपए ठगे, बाकियों से भी उसने कुछ ना कुछ ठगे ही होंगे। अब पुलिस ने अजय यादव उर्फ राजीव यादव, अमित चौहान सबको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। लेकिन अभी पिछले समय तक जहां तक बात हुई, रितु अभी भी अदालत की कार्रवाई में कोर्ट के कई चक्कर लगा रही हैं, है ना। तो मैट्रिमोनियल साइट जो होती है उस पे बहुत सारे फर्जी अकाउंट होते हैं। इन फर्जी अकाउंट का मकसद ये है भोली भाली लड़कियों, महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर उनका आर्थिक और शारीरिक शोषण करना। ऐसे विज्ञापन अगर शादी में बंधने के बंधन के चक्कर में आप जल्दीबाजी करेंगे तो फंस जाएंगे। आपको अच्छे से छानबीन करनी है, जो प्रोफाइल देख रहे हैं उसको तय कीजिए कि ये सही है या नहीं, जांच कीजिए, खुद से ही नहीं अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों से भी जांच करवाइए, नहीं तो रितु की तरह पछताना पड़ सकता है। तो आज बस इतना ही। क्राइम की ऐसी सच्ची कहानियों को देखने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए खुल के ऐप। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।